नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राय, फाउंडर एंड सीईओ दी होमीज इंडिया। आपका स्वागत करता हूं एक और एपिसोड में द होमीज इंडिया की। और आज जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो हैं बेसिकली दिल्ली से, जिनकी की एक दिल्ली रिसर्च एसोसिएशन एंड दिल्ली प्रेस के नाम से एक संस्थान है जो कि बेसिकली भ्रष्टाचार के ऊपर काम करती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और जर्नलिज्म का कोर्स भी इन लोग वगैरह का कराते हैं। तो इस संस्थान से जो हमारे साथ आज इंटरव्यू देने के लिए जुड़ रहे हैं उनका नाम है ओम शुक्ला। तो आइए जानते हैं उनसे कि इनकी संस्था किस तरीके से काम करती है, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो बातों को और जानने के लिए और उस संस्थान के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें इस इंटरव्यू के साथ। मैं मिलता हूं आपको इंटरव्यू के बाद, तब तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे होमिस के इस इंटरव्यू में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने के लिए, आपका समय देने के लिए। सर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं आपको। मैं अभिषेक राय, फाउंडर एंड सीईओ दी होमीज इंडिया, जो आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ आपका एक इंटरव्यू लेने के लिए। तो सर इंटरव्यू में सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सबसे पहले मैं अभिषेक रॉय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर हैं, उनको देखेंगे, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है। 10 साल मेरे जॉब का भी एक्सपीरियंस है एक बड़ी एमएनसी कंपनी में। राजनीतिक क्षेत्र से भी मैं कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। और पिछले कम से कम 12 से 15 साल से मैं आयुर्वेदिक फील्ड में बहुत एक अच्छे अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को देखते हुए आयुर्वेदिक सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। और करंट में मैं दिल्ली क्राइम प्रेस, दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के साथ इसमें पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें लोगों की समस्याओं के साथ और लोगों की जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उनको हम टीम के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उनको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा सर, तो सर दिल्ली क्राइम प्रेस जो आपकी संस्था है, इस संस्था के बारे में कुछ बताइए सर। कार्यशैली क्या कार्य करती है? जी, दिल्ली क्राइम प्रेस, दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा और दिल्ली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी, ये सहयोगी संस्थाएं आपस में मिलकर काम कर रही हैं। पहला दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा जो है अपना नेशनल न्यूज़पेपर है, जो पूरे भारत में 29 राज्यों में जिसका अखबार जाता है, और जो पाक्षिक अखबार है अपना सभी लेवल पे आम पब्लिक है, जहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाती है, जहां तक प्रशासन कई बार नहीं पहुंच पाता है, जिसकी समस्याओं को वो एक हाई लेवल तक अगर पहुंचाने का एक माध्यम होता है, नहीं हो पाता है। जो नीचे समस्याएं हैं उन लोगों को अखबार के साथ जोड़ के, मतलब पाठक बना के, इसका उन लोगों की समस्याओं को हाईलाइट करके एक बड़े लेवल पे ले जाके उन समस्याओं का समाधान करवाना और उनके समस्याओं को एक अच्छे लेवल पे ले जाकर उनको एक्सपोज करना, वो हमारा मेन मकसद है अखबार का। प्लस एनजीओ जो है अपना, वो भी दिल्ली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के नाम से ही है। एनजीओ का काम है कि जितनी भी समस्याएं अखबार के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, तो हम जो एनजीओ के पूरे भारत में जो पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनके माध्यम से ये भी हम कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, उन समस्याओं से लोगों को निजात कैसे मिले। तो अखबार में छापने के साथ साथ हम लोग उसको समाधान भी निकलवाते हैं। और हमारी एक लीगल टीम भी है जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनके लोग हैं, एडवोकेट्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी रैंक के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सभी लोगों की समस्याओं को देख के इस पर काम करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और तीसरी हमारी जो कड़ी है वो ये है कि दिल्ली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अपना है, उसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। क्योंकि जो समस्या हमारी पैदा होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, कोई भी भ्रष्ट जो हमारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है या जो भी है, वो हमारे ऊपर गलत व्यवहार कर सकता है, गलत तरीके से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम एजुकेट हैं, अगर हम समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने में सक्सेस हो जाएं, तो मैं मानता हूं कि जो ये करप्शन है, जो क्राइम है, इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार व्यक्ति, जिनको मौलिक अधिकारों को पता होगा, जिनको पता होगा, तो हम उन समस्याओं को जो आने वाली है उनको पनपने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक अभियान भी ये चल रहा है कि हम लोगों को एजुकेट करें, जिसके तहत हम 3 महीने का बेसिक जर्नलिज्म का कोर्स भी करवाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। अच्छा,
तो सर कोर्स के बारे में कुछ आप बताइए, कैसे कराते हैं, क्या चीजें उसमें, आपके इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, ओके। बेसिक जर्नलिज्म का जो हमारा कोर्स है वो बेसिक इस चीज को लेके मुद्दा बनाया गया है कि अभी क्या होता है कि हमारे समाज में किसी भी सेक्टर से लोग होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई एडवोकेट होता है ना, किसी भी सेक्टर से, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जो भी है, हर किसी को 3 महीने का अगर जर्नलिज्म, बेसिक जर्नलिज्म का एक एजुकेशन कोर्स करवाया जाए, चाहे ऑनलाइन करे वो चाहे ऑफलाइन करे, पूरे भारत से जी। तो उनका जो एजुकेशन का ग्राफ है, जो उनकी एक मतलब नॉलेज का लेवल अगर उनका बढ़ता है तो उस समाज के अंदर अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग भी इसका कोर्स कर लेते हैं या अपनी एक अवेयरनेस बढ़ा लेते हैं, तो उस समाज के अंदर होने वाली किसी भी समस्या को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उस बात को, उस समाज की बात को प्रशासन तक ले जा सकते हैं, अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है वो समझ सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि इजराइल में एक कंपल्सन है कि सबको 3 साल या 6 महीने की ट्रेनिंग करना कंपल्सन है, ऐसा कुछ है। तो वहां की जो सेना है बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, जबकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पे भी वही हाल है कि अगर क्राइम और करप्शन को रोकना है या कम करना है तो हमारे वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट, जर्नलिज्म के फील्ड में एजुकेट करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन जर्नलिज्म का जानकारी उसको होनी चाहिए, जिससे कानून और पत्रकारिता को लेके वो तालमेल बना के लोगों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाए और उसका समाधान, ये बहुत जरूरी है। तो सर आपने जैसे बताया कि जो आपकी संस्था है मुख्य रूप से जो है कि भ्रष्टाचार के ऊपर विज्ञापन प्रकाशित करती है सर, तो सर ये बताइए कि भारत में जो है कि भ्रष्टाचार के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है सर, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार बढ़ने का जो मुख्य कारण है, 2 कारण है, वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन 2 कारण को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ जो मेरी नजर में है। पहला कारण यह है कि हमारे भारत में जो एजुकेशन का थोड़ा एक पैरामीटर माना जाता है, वो ये माना जाता है, अब तो खैर ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो ये माना जाता है कि एजुकेशन इसलिए करनी है कि हमें जॉब चाहिए या हमें मार्क्स चाहिए। एजुकेशन इसलिए नहीं करनी है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए या हमें करप्शन के खिलाफ हमें अवेयर होना चाहिए, इसलिए नॉलेज नहीं लेते, इसलिए एजुकेशन नहीं करते। सिर्फ मेन मकसद क्या होता है कि हमें मार्क्स चाहिए, हमें नंबर ज्यादा आने चाहिए, हमें नौकरी मिल जाए, बस ये मेन मकसद है। लेकिन मेरा मानना है कि एजुकेशन के जो सिस्टम है अभी धीरे धीरे सुधर भी रहा है, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, बहुत काफी चेंजेस आ रहा है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इसलिए ये सिस्टम चेंज करना चाहिए कि जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकले तो वो जानकारी लेके निकले, वो अपने देश के प्रति जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे कानून व्यवस्था है, उसकी बेसिक जानकारियां लेके निकले। वो ये लेके ना निकले कि मुझे सिर्फ मार्क्स लेने हैं। तो एजुकेशन का जो एक सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए, उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, जिससे कि यहाँ से टैलेंटेड लोग निकले और अपने जो हम बोलते हैं ना कि क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम लोग सरकार को या ताने देते रहते हैं, परिवार को ताने देते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर भारत का हर नागरिक एजुकेट हो जाए, समझने लग जाए एजुकेशन के माध्यम से, तो मैं मानता हूं कि जो हमारे समाज में जितनी भी दिक्कतें हैं उसको आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जी सर। और दूसरा क्या है कि जो हमारा एक जॉब का, जैसे जॉब मिलती है या किसी अधिकारी लोग होते हैं, तो वहां भी थोड़ा सा पैरामीटर होना चाहिए कि नॉलेज के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से बंदा जाना चाहिए, ना कि आरक्षण के हिसाब से, ना कि उसको जो उसको छूट मिली है उसके हिसाब से, ना कि मार्क्स के हिसाब से। अगर टैलेंट है, अगर उस पद के लायक है बंदा तो जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैं परसों बिहार का घटना देख रहा था, एक जगह है तो वहां पे बारिश से पूरा वो क्षेत्र मतलब डूब गया है, पूरा पानी भरा हुआ है। बेतिया जगह है, वहां का मैं वीडियो देख रहा था। तो वहां के जो नगर निगम के जो अधिकारी थे, वहां पे जाके रिपोर्टर खुद बोलता है उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना एक्सक्यूज ये था कि मैं 20 साल से हूं, लेकिन मुझसे पहले जो बंदा था उसकी गलती है ये। मतलब उसका जो मैंने उसका कमेंट देखा, मतलब बड़ा हंसने वाला कमेंट था कि 20 साल से मैं हूं इस नौकरी पे, लेकिन जो मुझसे पहले अधिकारी थे उनकी गलती है कि यार ये बेतिया डूबा हुआ है। तो एजुकेशन की कमी है। मतलब हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को सही जगह लगाना है, ना कि आरक्षण के बल पे लगाना है। गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए अधिकारी, सही तरीके से अगर जाए तो मैं समझता हूँ तो बहुत सारी समस्या को रोका जा सकता है, बहुत सारे समाधान निकाले जा सकते हैं। ये मेरा मानना है और दिल्ली क्राइम का भी मानना है। जिस तो लोगों में जिम्मेदारी और सर मानसिकता की कमी है, जो कि लोग अपने इस पे ध्यान नहीं देते सर। हमेशा दूसरों की बुराइयां और गलतियां दिखते रहते हैं।
तो सर अगला प्रश्न यह है कि सर आजकल के जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बहुत तरह के फर्जीवाड़े सर देखे गए हैं। तो सर जिससे कि छात्र जीवन भी है जो जिससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। तो सर ये बताइए कि आपकी जो ये पहल है इसके प्रभाव क्या पड़े हैं सर इस क्षेत्र में। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी फर्जीवाड़ा हम लोगों ने देखा है, मैंने भी कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक देखा है कि पैसे देके मार्कशीट भी बनती है, सब कुछ होता है। मतलब ये हम फर्जीवाड़ा बोल दो या अपने आप को धोखा बोल दो कि अपने आप के साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां है हमारी, जो आने वाली जनरेशन है, उसके साथ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। क्योंकि आज तो चलो ठीक है आपने जो कर लिया, लेकिन आने वाली जनरेशन बिगड़ने वाली है और गलत तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनाने वाली है। और दूसरा इसका देश के ऊपर बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो युवा जनरेशन हमारी है, जो एक युवा जनरेशन स्कूलों से, कॉलेज से निकलती है, डिग्री कॉलेज से निकलती है, तो उनके ऊपर देश का बहुत बड़ा एक जिम्मेदारियां होती हैं कि वो आने वाले टाइम में देश को वही चलाएंगे। तो हमारा जो दिल्ली क्राइम का जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, वो युवाओं को संगठित करना, एक साथ लाना और कोशिश करने की हर युवा को जर्नलिज्म की 3 महीने की जानकारी देना, बेसिक जानकारी देना, जिससे क्या फायदा होगा कि अगर कहीं पे करप्शन या पढ़ाई के मामले में भी अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वो युवा ही है जो उस चीज को एक्सपोज करेंगे और जो उस चीज को सुधारेंगे। वो आने वाले टाइम में किसी भी फील्ड में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जहां भी है, चाहे कॉलेज में है, चाहे कॉलेज से बाहर है, चाहे किसी सरकारी विभाग में है, चाहे किसी प्राइवेट विभाग में है, लेकिन अगर वो सुधारने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनको 3 महीने का बेसिक जो हमारा एक जर्नलिज्म का है, जो उनको अवेयर करने वाली चीजें हैं, वो हमें सिखानी पड़ेंगी। और उसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा भी हमारे साथ आए, जिससे क्या होगा, युवा ही एक ऐसा है कि उसको रोक सकता है और एक युवा ही ऐसा है कि उसको बढ़ा सकता है। तो हम लोग, मेन मकसद है हमारा रोकने का, इसलिए युवाओं को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे माध्यम से सिस्टम से जुड़े, समझें, सीखें और क्राइम को रोकें। जी सर। सर युवाओं के ऊपर ही भविष्य टिका हुआ है भारत का, तो युवाओं को सर जागरूक होना बहुत जरूरी है सर। तो सर जैसे कि भारत में देखा गया है कि आज से आने वाले पिछले कुछ सालों में सर बलात्कार जैसी जो है घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है सर। तो सर आपका जो ये क्राइम प्रेस है, जो प्रकाशन है सर, इस पे कैसे आवाज उठा रहे हैं सर आप? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका लगा और ये सवाल बहुत ही जरूरी भी है, आज के टाइम के हिसाब से बहुत जरूरी है। खासकर इंडिया के यूथ जनरेशन के लिए ये जो मैसेज जाना चाहिए आपके माध्यम से बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक प्रिवेंटिव थ्योरी होती है कि जैसे क्या होता है कि कोई भी समस्या आने के बाद हमने देखा है कि लाखों लोग आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको विरोध करने के लिए, या विरोध या सपोर्ट। समस्या, हादसा होने के बाद कोई मोमबत्ती लेके आता है, कोई अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए आता है, कोई अपना राजनीतिक फायदा देखना है, किसी को धार्मिक फायदा देखना है, मतलब हर टाइप के लोग आते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। जी सर। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हादसा होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हादसा होने से पहले हम ऐसा क्या काम करें कि जिससे वो हादसा होने से रुक जाए। चाहे बलात्कार की समस्या है, चाहे कोई भी समस्या है, चाहे किसी को गोली मारी जाती है, मर्डर किया जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि हादसा हो रहा है, मतलब सामने वाला बंदा गलत कर रहा है, क्राइम कर रहा है, या चाकू मार रहा है, गोली मार रहा है, लेकिन बगल से कई लोग निकलते हुए हमने देखे हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि हम इसको रोकें। उनको अपनी जान की पड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके माइंड में ये सिखाया नहीं गया है, उनको संस्कार नहीं दिए गए हैं कि अगर कोई गलत आप देखते हो तो उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देनी चाहिए और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमारा प्रिवेंटिव थ्योरी क्या है? हमारा यह है कि जब दिल्ली क्राइम के ज्यादा से ज्यादा जो हमारी स्टूडेंट लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहन है, उनको ज्यादा से ज्यादा अगर इस संगठन से जोड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स जो ऑफिस से जाती हैं, कॉलेज से आती हैं, उनके पास आई कार्ड अगर होता है, दिल्ली क्राइम प्रेस मेंबर का आई कार्ड होता है, उनमें से कुछ लड़कियां जो है अपना रिपोर्टर का कोर्स भी करें, यहाँ से सबको कंपलसरी नहीं है कि सब करें, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो करें। लेकिन अगर ये जो फीता है, ये आई कार्ड अगर होता है, तो मैं मानता हूं, मेरा जो मानना, खुद का मानना है कि जो क्राइम है या बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, उसको कम से कम 80 से 90% होने से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल आदमी होता है, जो गलत इंसान होता है, उसको सबसे ज्यादा डर लगता है इस चीज से कि कहीं कोई ये जो कार्ड है, इससे कहीं कोई मेरे ऊपर मुसीबत ना आ जाए। तो उसको एक सबक सिखाने का या उसको हिंट देने का, चेतावनी देने का ये बहुत अच्छा माध्यम है।
इससे क्या होगा कि हमारे जो आने वाली जो बहन बेटियां हैं जो स्कूल कॉलेज से निकलती हैं, जिनके पास ज्यादा खतरा रहता है, तो उनको जानकारी भी देने की कोशिश हम लोग करते हैं, अवेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मानसिकता है वो हम चेंज करेंगे इस कार्ड के माध्यम से, पाठक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, कि उनके सामने अगर गलत हो रहा है तो उसको रोकना है, प्लस अपनी सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा पहले जरूरी है, फिर उसके बाद दूसरे की सपोर्ट करनी भी जरूरी है। जी सर। सर हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो सर दूसरा थोड़ी आएगा हमारी मदद करने के लिए। सर हमको मदद करनी जरूरी है सर, तभी हम क्राइम को रोका जा सकता है सर। तो सर जैसे कि एक पत्रकार का जीवन सर बहुत सारी चुनौतियों से भरा होता है, तो सर पत्रकार को जीवन में किन किन चुनौतियों का सर सामना करना पड़ता है? हाँ, पत्रकार का जो वैसे तो बहुत सारी पत्रकार के सामने चुनौतियां होती हैं, बहुत एक चैलेंजेस ये पद है पत्रकार का जो ये है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जो पत्रकार को सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट यह है कि पत्रकार को सुरक्षा का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। हमने देखा है पिछले कई सालों में कि अगर किसी पत्रकार ने किसी भी भूमाफिया के खिलाफ या किसी भी बड़े करप्ट अधिकारी के खिलाफ अगर आवाज उठाई है, तो या तो उसको जेल होती है या उसको गोली मार दी जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारे हादसे देखे हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में भी देखे हैं। और उसके साथ समस्या ये आती है कि वो मीडियम फैमिली से होता है, वो कोई हाई फाई फैमिली से नहीं होता है, और उसका जो परिवार होता है उसके मरने के बाद, उसके मर्डर होने के बाद कि सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटता है, लेकिन उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कोर्ट केस लड़ने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनका कोई सपोर्ट भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा लोग नहीं करते हैं। और दूसरी समस्या ये आती है कि उनके पास फाइनेंशियल बहुत स्थिति वीक होती है, क्योंकि पत्रकार जिस तरीके से मेहनत करता है उस तरीके से उसको पैसा इतना नहीं मिल पाता है। आजकल वैसे मैं देख रहा हूँ कि केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है मेडिकल हेल्थ वगैरह लाने के लिए, उनके लिए पत्रकारों के लिए, लेकिन समस्याएं हैं। अब समस्या को सॉल्व करना है, तो हमारे माध्यम से अगर हम जो मिशन से काम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से दोनों चीजें सॉल्व हो रही हैं। पहली चीज, एक धमकी देने की या मारने की, जान से मारने की जो समस्या है वो इसलिए सॉल्व हो रही है क्योंकि हम लोग सब यूनाइट हो रहे हैं। अगर एक शहर है तो पहले क्या होता था, एक शहर के अंदर 2 या 4 पत्रकार होते थे, तो उनको आराम से खरीद लिया जाता था या धमका दिया जाता था या मार दिया जाता था। अब एक शहर के अंदर अगर हमारे 4 पत्रकार हैं तो कम से कम 500 पाठक हैं। अब इस चीज को आप समझिए, 4 अगर पत्रकार है हमारे शहर के अंदर तो 500 पाठक है जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्राइम के खिलाफ। तो उनको धमकाना तो बहुत दूर की बात है, उनको कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। और खरीदने वाली जब बात आती है, रिश्वत वाली बात आती है, तो रिश्वत देने वाला वो सिर्फ एक आदमी को खरीद सकता है या 4 लोगों को खरीद सकता है, 500 लोगों को एक साथ कोई नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि क्राइम को एक्सपोज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बात रही पैसे की, अगर पैसे की बात करें तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसके माध्यम से अगर कोई पत्रकार बनके या उसका पुराना एक्सपीरियंस है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करता है, एडुकेशन दिलाता है इंस्टीट्यूट में, अवेयर करता है, तो वहां से एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको इनकम भी आएगी। जिस तरीके से इंस्टीट्यूट में अगर पैसा जाता है, फीस जमा होती है, तो उसका 10 to 20% उसको भी मिलता है, जिससे क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल स्थिति भी होगी और वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सकता है, क्राइम के खिलाफ फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। जी सर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया काम है सर ये आपका। लोगों को जुड़े रहना जरूरी है सर, क्योंकि एकता में सर ताकत है, वरना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है सर फिर। तो सर जैसा देखा गया है कि इस कोविड महामारी अभी फैल रही है, तो सर इसमें बहुत सारी धांधली हो रही है लोगों के साथ। तो सर ऐसा कोई वाकया जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें इसके बारे में? जी, हाँ, कोविड वाला पॉइंट बहुत जरूरी था आपका, अच्छा ये सवाल लगा, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा चल रहा है कि कोविड-19 का ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही संवेदनशील है और इसमें कई लोगों की जिंदगियां भी गई हैं। लेकिन एक हादसा मेरे साथ भी हुआ, मैं अपना ही हादसा बताता हूँ कि हुआ तो कई लोगों के साथ है। एक बार एक स्टेट है, स्टेट का भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मैटर क्लोज हो चुका है। एक स्टेट में एक जगह से एक खबर ये आई थी कि वहां के जो पेशेंट हैं उनके किडनी लीवर वगैरह निकाले जा रहे थे। तो मैंने उसको हाईलाइट किया था सोशल मीडिया पे और न्यूज में लगवाया था मैंने अपने। तो उसका जो साइड इफेक्ट आया था वो ये आया था, अब इस लॉजिक को समझना, अभी होता है क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी हमें करना है क्या, इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। जो इसका साइड इफेक्ट मुझे मिला था, तो 2 साइड इफेक्ट मिले थे। नंबर 1, उस पोस्ट में जो फोटो लगा हुआ था, उस फोटो वाली महिला ने मेरे ऊपर मानहानि का केस किया था जी। उसने ये नहीं सोचा कि जो ये मैटर उछाला गया है, इस मैटर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे। उसने सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए मेरे ऊपर मानहानि का केस किया था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ यूट्यूबर थे, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे
जिन्होंने इस मैटर को उछालने के बदले इस मैटर को दबाने के लिए अपने पूरी ताकत लगा दी। दबाने के लिए इसलिए ताकत लगाई क्योंकि दबाने में ज्यादा उनको टीआरपी मिली, ज्यादा उनको व्यूअर बढ़े, जो भी हुआ, सब्सक्राइबर ज्यादा, जो भी हुआ उनके साथ, तो उन्होंने इस मुद्दे को दबाने के लिए, अगर यही मुद्दा यूट्यूबर थे या जो भी एक्सपर्ट लोग थे, अगर इस मुद्दे को उठाते, तो आज मैं मानता हूं कि जितने भी चंद लोग हैं उनको हाईलाइट किया जा सकता है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचा जा सकता है। लेकिन नहीं, लोगों को अपनी टीआरपी की टेंशन रहती है, लोगों की अपनी जो मानहानि लगानी है दूसरे के ऊपर, अपनी उसका सम्मान की सुरक्षा रहती है, लेकिन दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, कुछ चंद लोग हैं हमारे आके लोगों की जिंदगी के साथ कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ऐसे अवेयर वाले लोग, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, हमारे बीच में होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, जिससे क्या होगी, गलत घटना अगर कोई अंजाम देने की कोशिश करता है, उसको रोका भी जा सके और उसको उसका जो सही जगह है उसको वहां पहुंचाया जा सके। जी सर लोगों इसलिए आज के टाइम ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, जिससे पूरा सिस्टम बदनाम होता है, उन्हीं लोगों को रोकना है बस। जी सर, लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, देश के में क्या हो नहीं हो उससे क्या असर पड़ता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपना फायदा देखना होता है। तो सर, जैसा है कि भारत में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं सर आपके हिसाब से कि जिन पे काम करना बहुत आवश्यक है लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है सर? हाँ, काम करना आवश्यक है, ऐसे बहुत सारे खैर मुद्दे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे अगर हम लेके बैठेंगे तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। 2 मुद्दे ऐसे हैं, एक हमारा पढ़ाई एजुकेशन का और एक हेल्थ का, मेडिकल का। 2 चीजें ऐसी हैं, अगर इस पे काम तो हो रहा है, मैं ये नहीं कहता काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जो हमारा काम के साथ जो सिस्टम है, जो नीचे सिस्टम में लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको अपना स्वार्थ दिखाई देता है। वो अपना स्वार्थ छोड़ के अगर सिस्टम को सुधार दें, तो ये जो एजुकेशन का मुद्दा और जो मेडिकल का मुद्दा, जो हेल्थ का मुद्दा, अगर इस मुद्दों को, दोनों चीजों को अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए, अपने सिस्टम के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, या जिसकी भी माध्यम से, हमारे नागरिक के माध्यम से, तो मैं मानता हूं कि ये देश बहुत आगे निकल सकता है। देश के युवा साथी हमारे बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं है तो वो आगे जाके क्राइम करता है। अगर उसको एजुकेशन नहीं है, अगर उसको कोई पद मिल गया, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और अगर मेडिकल हेल्थ की सुविधा नहीं है तो बेमौत लोग मारे जाते हैं, लापरवाही से लोग मारे जाते हैं। तो इस सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, और इनको जितना इंप्रूव हम करेंगे, बाकी के जो सारे सिस्टम है, बाकी के जो जितने भी सेक्टर है, उनमें अपने आप इंप्रूवमेंट होगा, अपने आप सुधार होगा और देश और उतना आगे जाएगा। जी सर, शिक्षा और सर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो इंसान आगे जीवन में करेगा क्या सर? तो सर, जैसा कि है कि भारतीय संविधान जो है उसके कुछ ऐसे कानून हैं जो कि लोगों ने, कानून की खैर तो बहुत सारे लोगों ने बर्बादी करी रखी है, जो कानून को लोग नहीं मानते सर, लेकिन कुछ ऐसे कानून बताइए जिसकी लोगों ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रखी है भारत में। जी, कानून की धज्जियां तो बहुत सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और कुछ स्वार्थ, अपने स्वार्थ होते हैं या कुछ इनकी पावर होती है तो धज्जियां उड़ती हैं। लेकिन 2 कानून ऐसे हैं मेरी नजर में 2 कानून ऐसे हैं जिसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जिसको पता होता है कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। पहला कानून है दहेज एक्ट। जी सर। दहेज प्रथा। जी, इसको इसलिए लाया गया था कि जो हमारी बहन बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है शादी के बाद, उनको रोका जा सके, उसके ग्राफ में कमी लाई जा सके। लेकिन हो रहा है ये, होता उल्टा है कि इसके माध्यम से बहुत सारे बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है, जिनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है, जिनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। जब तक वो सही साबित अपने आप को कर पाते हैं, तब तक उनका पूरा लाइफ स्पॉइल हो चुकी होती है। नंबर 1। नंबर 2, एक हरिजन एक्ट। अगर किसी को गाली भी दे दो तो उसके ऊपर हरिजन एक्ट ऐसे लगेगा कि पहले अरेस्ट किया जाता है, फिर पूछताछ होती है। तो ये जो 2 कानून है, ये बहुत अच्छे के लिए है, बहुत, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इनमें कुछ ऐसा संशोधन होना चाहिए, कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए कि अगर कोई झूठा आरोप लगाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बाकी के जो लोग हैं, जो ये करने वाले हैं, तो उनको डर रहे कि अगर मैं झूठा आरोप लगाता हूं या लगाती हूं तो मुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा, इसमें सुधार किया जा सकता है, और ये बहुत जरूरी है। अच्छा सर,
तो सर लास्ट क्वेश्चन एक है मेरे पास कि सर जैसे कि जो नए उभरते पत्रकार हैं या जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, पत्रकार जो उभरते हुए पत्रकार हैं या जो अभी नए आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा कि निष्पक्ष होकर ईमानदारी से काम करें। आप अगर चाहें तो देश में क्राइम को पनपने से पहले या होने से पहले आप रोक सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो। और अगर आप किसी के लालच में आके या किसी के दबाव में आके अगर आप उसके माध्यम से काम करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम बहुत तेजी से बिगड़ेगा और जो बेकसूर लोग हैं उनके साथ अत्याचार होता रहेगा। और अगर पत्रकार सारे लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करने ले जाएं, ईमानदारी से काम करने ले जाएं और रिश्वत जैसी चीजें खत्म कर दें, तो मैं मानता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा करप्ट आदमी कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर पत्रकार को पता चल गया तो ये मुझे बख्शेगा नहीं, ये मुझे पूरे इंडिया लेवल पर हाईलाइट कर देगा। तो आप सभी से, पत्रकारों से यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ईमानदारी से काम करें और देश सुधारने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सिर्फ ईमानदारी से काम करें। जी सर, ईमानदारी रहेगी तो सर देश में भ्रष्टाचार बहुत जल्द खत्म किया जा सकता है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। जी, तो दोस्तों ये थे मिस्टर ओम शुक्ला, दिल्ली क्राइम प्रेस और दिल्ली रिसर्च एसोसिएशन के एक पत्रकार। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसी तरह के और भी ब्लॉग्स, हम लोग ब्लॉग्स वहां पर डालते रहते हैं, तो आप वहां जाएं और ब्लॉग्स पढ़ें, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैंने दिल्ली क्राइम प्रेस एसोसिएशन का भी वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाए इनकी वेबसाइट को विजिट करें, इनके बारे में और बहुत सारी चीजें वहां पे आपको जानने को और मिलेंगी। और अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट करें, आप इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और जैसे कि वीडियो में इन्होंने बताया कि इनका जर्नलिज्म का कोर्स भी है, तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनसे बात करें और कोर्स को ज्वाइन करें तब तक के लिए। और हाँ, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो मुद्दा इसमें अच्छा लगा हो उस मुद्दे को कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पे हम अपने लीडर्स से बात करें तो मुद्दा कमेंट करें, हम अपने लीडर्स के साथ उस मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने उस मुद्दे को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, अगली न्यू पर्सनालिटी और अगली नई सीखों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।